हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का 7वां चैप्टर जो है साम्य अवस्था, जिसका हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है लासा-तेलिए का नियम। तो लासा-तेलिए का नियम क्या होता है आज के इस वीडियो में हम समझेंगे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया लासा-तेलिए का नियम, सब कुछ लिखा हुआ है। बट मैं ये भी आपको बता दूं, देखिए ये जो टॉपिक है ये थोड़ा कठिन टॉपिक है, थोड़ा नहीं बहुत ही हम कठिन कह सकते हैं, और खासकर उन विद्यार्थियों के लिए और भी कठिन हो जाएगा जिनको बेसिक कुछ नहीं पता। जैसे कि ये जो साम्य अवस्था चैप्टर है, कम से कम आपको साम्य अवस्था का पूरा डिटेल में एक्सप्लेन होना चाहिए। अभी तक हमने जितना भी वीडियो बताया है, जितना टॉपिक हमने पढ़ाया है, वो सब टॉपिक आपको तैयार होने चाहिए, तब आपको जल्दी समझ में आएगा। फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि आपको आसानी तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया लासा-तेलिए का नियम, और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ये नियम। तो आप सबसे पहले ऊपर लिख सकते हैं लासा-तेलिए के नियम के अनुसार, इतना लिखकर फिर से आप यहाँ से लिख सकते हैं, या सिंपल वे में जैसे हमने लिखा है वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लासा-तेलिए ने अपने नियम में क्या बताया कि जब किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर सांद्रता, ताप और दाब आदि कारकों में परिवर्तन किया जाता है तो अभिक्रिया की साम्य अवस्था उसी दिशा में विस्थापित हो जाती है जिस दिशा में किया गया परिवर्तन का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जिस दिशा में किया गया परिवर्तन का प्रभाव समाप्त हो जाता है, ठीक है, उसी दिशा में जो साम्य अवस्था है वो विस्थापित हो जाती है, चली जाती है। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे सपोज डेट आप समझिएगा, जैसे एक अभिक्रिया है A और प्लस B, ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ये बना रहे हैं AB, ठीक है जी, इतनी बात समझ गए। ये एक अभिक्रिया है, ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जिस दिशा में इधर इधर मतलब आगे की दिशा में भी अभिक्रिया हो, पीछे की दिशा में भी अभिक्रिया हो, उस अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो यहां पे क्या बताया गया, सॉरी, देखिए यहाँ पे केवल आपसे यही बताया गया है कि जब किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर सांद्रता, ताप और दाब आदि कारकों में परिवर्तन किया जाता है, मतलब ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, और इधर हम जानते हैं अभिकारक है और इधर उत्पाद है। तो जब हम अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में, ताप में और दाब में परिवर्तन करेंगे, तो जब परिवर्तन करेंगे तो अभिक्रिया की जो साम्य अवस्था है वो उसी दिशा में विस्थापित हो जाएगी जिस दिशा में किया गया परिवर्तन का प्रभाव समाप्त हो जाए। मान लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं हमने अभिकारक की, ये जो अभिकारक है अभिकारक, तो अभिकारक की मान लेते हैं हमने इसका मान लेते हैं ताप हमने बढ़ाया। तो जब हम ताप बढ़ाएंगे ना, तो ताप बढ़ाएंगे तो ये जो अभिक्रिया है ये क्या अग्र दिशा में तेजी से होने लगेगा। तो अग्र दिशा में तेजी से होने लगेगा कि नहीं, क्यों? क्योंकि इसके अणु तेजी से टक्कर करेंगे आपस में, और जब तेजी से टक्कर करेंगे तो ये अभिक्रिया आगे की दिशा में, अग्रिम दिशा में जल्दी होने लगेगा। तो अग्रिम दिशा में जब होने लगेगा तो वही कहा जा रहा है, तो अभिक्रिया की जो साम्य अवस्था उसी दिशा में विस्थापित हो जाएगी। तो जो अभिक्रिया की जो साम्य अवस्था होती है ना, वो उसी दिशा में विस्थापित हो जाएगी जिस दिशा में किया गया जो परिवर्तन है का प्रभाव समाप्त हो जाए। मतलब जो साम्य अवस्था है वो उसी दिशा में विस्थापित हो जाएगी जिसमें जो अभिक्रिया में, जो ये अभिक्रिया में परिवर्तन का प्रभाव समाप्त हो जाए। जैसे जो ताप बढ़ाए हैं वो ताप समाप्त हो जाए, ठीक है, उसके लिए अभिक्रिया की जो साम्य अवस्था है उसी दिशा में विस्थापित होगी जिस दिशा में इसका प्रभाव समाप्त हो जाए। मतलब क्या होगा कि ये जो उत्पाद है ये भी तुरंत इधर से प्रोडक्ट बनाने लगेगा, साम्य अवस्था इसके जस्ट विपरीत ओर गति करने लगेगा। मैं समझ सकता हूं कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा होगा, खासकर मुझसे जो पढ़ते हैं उनको पता होगा कि उनको लगभग टॉपिक सब याद हो जाता है, बट इस टॉपिक को समझने में उनको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है,
क्योंकि थोड़ा सा हार्ड है और डिटेल में अगर आपको कुछ नॉलेज नहीं है, पीछे के सब टॉपिक क्लियर नहीं है, आपको समझ में ही नहीं आएगा। जैसे कि हम कह रहे हैं उस समय से कि तो अभिक्रिया की साम्य अवस्था उसी दिशा में विस्थापित हो जाएगी। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको साम्य अवस्था ही नहीं पता, तो वो कैसे समझ पाएंगे? ठीक है ना। तो इसीलिए कुछ टॉपिक होता है जिसको समझने के लिए पीछे के कुछ टॉपिक हैं जो आपको याद होने चाहिए। फिर भी मैं प्रयास करता हूं, ठीक है, कि आपको समझ में आ जाए। अब इसलिए मैं कहता हूं कि बेसिक से पढ़ाई कीजिए, जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं चैप्टर वाइज वो सब आप पढ़ाई कीजिए। तो एक बार और सुन लीजिए, ठीक है। हमने लिखा है जब किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर सांद्रता, ताप, दाब आदि कारकों में परिवर्तन किया जाता है तो अभिक्रिया साम्य अवस्था के उसी दिशा में विस्थापित हो जाती है जिस दिशा में किया गया परिवर्तन का प्रभाव समाप्त हो जाए। यही है लासा-तेलिया का नियम। मैं आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। नहीं आया, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि अदर कोई तरीका नहीं है, आप कम से कम याद कर लीजिए, ठीक है ना। या आप बेसिक से पढ़िएगा। बेसिक जब ये सब कुछ पढ़ लेंगे, साम्य अवस्था क्या होता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तब जाकर फिर से आके ये वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? हालांकि ये सब टॉपिक हमने उत्क्रमणीय अभिक्रिया, साम्य अवस्था सब पहले ही हमने करा दिया है, समझ गए होंगे आप। तो अब आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो आप इसको थोड़ा सा मेहनत करके याद कर लीजिए या पीछे जाइए, ये सब टॉपिक जितने भी हमने कराए हुए हैं उसको पढ़िए। उसके बाद जब पढ़ेंगे तो आपको यूं ही समझ में ये टॉपिक आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो देखिए सांद्रता, ताप, दाब आदि कारकों में हम परिवर्तन कर रहे हैं। तो देखिए अगर मान लेते हैं सांद्रता में परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है, तो इसके नीचे दो हेडिंग हमने लिखा है, सांद्रता और दाब में परिवर्तन। और भी बहुत सारे हैं, ताप है, ठीक है, तो बहुत सारे हैं, बट मुख्यतः हम दो लेकर चल रहे हैं। तो सांद्रता में यदि परिवर्तन करते हैं तो लासा-तेली ने बताया कि जब किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता को बढ़ाने पर साम्य अवस्था अग्रिम दिशा में तथा उत्पाद की सांद्रता बढ़ाने पर साम्य अवस्था पश्च दिशा में विस्थापित हो जाती है। इसका मतलब आपने समझा? इसका मतलब केवल इतना ही है ना, जैसे a प्लस b इक्वल टू a अब b, ठीक है। ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, दोनों दिशा में चल रहा है, तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ठीक है जी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। आपको ये पता चल गया कि ये अभिकारक कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। यही इतना ही ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि जब किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अभिकारक की यदि हम सांद्रता को बढ़ाते हैं, ठीक है, जब किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता को हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि जो अभिक्रिया है वो अग्रिम दिशा में, मतलब आगे की दिशा में चलने लगती है। और जैसे ही हम उत्पाद की जो सांद्रता है इसको हम बढ़ाते हैं तो जो अभिक्रिया है वो फिर से पश्चिम दिशा में चलने लगती है, मतलब जो साम्य अवस्था है वो पीछे की दिशा में चलने लगता है। समझ रहे हैं? तो यही बात कहा गया कि आप आगे लिख सकते हैं जब किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में, या आप केवल इतना ही लिखिएगा, मैं तो पूरा डिटेल में आपको बता रहा हूं। जब किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर साम्य अवस्था अग्रिम दिशा में तथा उत्पाद की सांद्रता बढ़ाने पर साम्य अवस्था पश्चिम दिशा में विस्थापित हो जाता है। मतलब जब किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर साम्य अवस्था अग्रिम दिशा में, मतलब आगे की दिशा में चलने लगता है, तथा उत्पाद की सांद्रता को बढ़ाने पर जो साम्य अवस्था पश्चिम दिशा में विस्थापित हो जाता है। बात समझ में आया? तो ये आप लिख सकते हैं कैसे क्या होता है, साम्य अवस्था में क्या परिवर्तन होता है। तीसरा है दाब में परिवर्तन। अब दूसरा दाब में परिवर्तन से मतलब क्या है कि देखिए दाब बढ़ाने पर साम्य अवस्था उसी दिशा में विस्थापित हो जाता है जिस दिशा में अणुओं की संख्या घटती है। इसका मतलब समझे? इसका मतलब केवल इतना ही है ना, जैसे मान लेते हैं ये एक बर्तन है या एक बड़ा सा मान लेते हैं सिलेंडर टाइप का है, ठीक है। इस बर्तन में मान लेते हैं आपने यहाँ तक इसमें एक पिस्टन लगा दिया, इसमें गैस आपने भरा हुआ है,
याद रखेंगे दाब की बात हो रही है तो इसमें केवल ये गैस पर ही लागू होगा, अदर किसी चीज़ पे लागू नहीं होगा। तो गैस है, मान लेते इसमें गैस भरा हुआ है और ये हमने ऊपर से पिस्टन लगा लिया, जैसे पंप भरने वाला जो होता है ना वही। तो आप समझिएगा ये जो कण है तो ये कण इतने दूर में फैले हुए हैं, परंतु इस पिस्टन को अगर हम मान लेते हैं यहाँ से दबाकर और इस पिस्टन को हम यहाँ पर ला देते हैं, ठीक है जी, इस पिस्टन को अगर मान लेते हैं दबाकर हम यहाँ तक ला देते हैं, तो इसका मतलब ये जितने ये अणु हैं ये भी तो इसी में न जाकर ऐड हो जाएंगे, ये सब अणु इसी में जाकर ऐड हो जाएंगे, ऐड होंगे कि नहीं होंगे। तो ये बताइए इसका मतलब इसका आयतन घटेगा, मतलब इतने में ही अब अणु आ गए तो ज़्यादा अणुओं की संख्या इसमें ज़्यादा हो जाएगी। छोटा सा मतलब जैसे एग्जाम्पल लेट कि एक बस है, बस में मान लेते हैं 50 सीट है और मान लेते हैं 50 आदमी बैठे हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। परंतु यदि बस को छोटा कर दिया जाए, ठीक है, या हम कहते हैं उसी 50 सीट है और 50 में 100 आदमी को अगर उसमें बैठाया जाए तो परेशानी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि साइजिंग तो उतना ही है, साइजिंग तो उतना ही है, परंतु संख्या बढ़ गया, ठीक है। तो उसी प्रकार इसमें भी संख्या बढ़ जाता है। तो यहाँ पे यही बात बताया कि दाब बढ़ाने पर, अब बताइए यहाँ पे हम दाब ही तो बढ़ाए हैं ना, दाबी को तो हमने दबाया है तभी तो यहाँ पर तभी तो आयतन घटा है ना। तो दाब बढ़ाने पर साम्य अवस्था उसी दिशा में विस्थापित हो जाती है जिस दिशा में अणुओं की संख्या घटती है, ठीक है। तो मतलब साम्य अवस्था उसी दिशा में विस्थापित हो जाएगी जिस दिशा में अणुओं की संख्या क्या होगी, घटेगी। यहाँ पे तो अणुओं की संख्या बढ़ गया, परंतु घटेगी कब, जब ये जो आयतन है ये बढ़ेगा। जैसे इस आयतन को अगर हम इतना फिर से मान लेते हैं, हम इतना ही कर देते हैं, ठीक है, अगर हम इतना कर देते हैं तो साम्य अवस्था इसी दिशा में, इसका मतलब साम्य अवस्था जस्ट इसके विपरीत दिशा में विस्थापित होगी, क्योंकि जब ये पिस्टन यहाँ से हटकर यहाँ पे आएगा तभी जाकर तो ये अणु यहाँ तक पूरे फैलेंगे, जिसके कारण इनको कोई परेशानी नहीं होगी। तो वही बात का है, दाब बढ़ाने पर साम्य अवस्था उसी दिशा में विस्थापित हो जाएगी जिस दिशा में अणुओं की संख्या क्या होती है, घटती है। तो यहाँ पे तो अधिक हो गए थे परंतु ऊपर आ गए तो अब घट गया, अणुओं की संख्या पूरे फैल गए। जैसे एक बस है, मतलब 50 सीट है और 50 में 100 आदमी थे, अब फिर से उसी बस को बढ़ाकर 100 सीट कर दिया गया, तो अब आराम से 100 आदमी बैठ जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो साम्य अवस्था उसी दिशा में विस्थापित हो जाती है। देखिए यही था आपका लासा-तेलिए का नियम, जो कि मैंने पूरी कोशिश किया कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, बट मैं फिर भी मुझे भी डाउट है कि आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, उतने अच्छे से नहीं समझ में आया होगा जितना मैं हर टॉपिक को समझा देता हूँ। फिर भी मैं यही कहूँगा, देखिए इसका ना समझने का कारण वही है कि बेसिक टू हाई आपको नॉलेज ना होना। फिर भी मैंने पूरा कोशिश किया है। यदि आप साम्य अवस्था, उत्क्रमणीय अभिक्रिया आदि और भी चीज़ों का, जैसे सांद्रता है, ताप फैलाव है, ये सभी चीज़ों को आप अच्छे से इसका नॉलेज ले लेंगे तो आपको ये टॉपिक फिर से आके ये वीडियो देखते हैं तो और भी बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। हालांकि कुछ कर नहीं सकते, आपके पास यही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक है क्लास 11 का, आप जाइए वहाँ पे क्लिक करके अपने अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। अगर कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, उस टॉपिक का नाम लिखिए, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च कर दीजिएगा। जैसे लासा-तेलिए का नियम पढ़ना है तो आप लिखिए लासा-तेलिए का नियम ब्रदर सर स्टडी, इतना लिखकर सर्च करेंगे, वीडियो मिल जाएंगे। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।